हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो कि है बीए एनईपी 4 सेमेस्टर। सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और पेपर का नेम है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। कोड है इसका A060401T। इसकी हम 2 यूनिट कर चुके हैं और आज जो हम इसकी करेंगे यूनिट नंबर 3, जो कि है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी कि आधुनिक राजनीतिक विचार, जिसमें आपके आते हैं मैकियावेली और जीन बॉडिन। तो इन दो विचारों के जो इन्होंने अपनी सोच दी है, या जो उनके विचार थे राजनीति के ऊपर, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहें मेरे वीडियो पर। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, जो मैकियावेली थे वो इटली के निवासी थे। इनको हम इटली का चाणक्य भी मानते हैं। इन्होंने जो है 5 कॉन्सेप्ट दिए, यानी कि 5 प्रिंसिपल हैं इनके, जो इन्होंने अपनी राजनीति के बारे में दिए हैं। इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो है राजनेता, ये एक राजनेता भी थे, इतिहासकार और फिलोसोफर थे। निकोलस मैकियावेली का जन्म जो है आज ही की, यानी कि इनका जन्म जो है 1469 में हुआ था। मेरे मन में उन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं जो नेक हैं लेकिन पराजित होते हैं, क्योंकि एक अच्छा लेकिन हारा हुआ व्यक्ति अच्छाई का सबसे बुरा विज्ञापन होता है। तो उन्होंने इस तरह के कुछ अपने वाक्यांश दिए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए उनके नोट्स की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो मैकियावेली के राजनीतिक विचार हैं उन पर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, या फिर बन सकता है क्वेश्चन इस पर कि मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों को समझाइए, या फिर मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए, या फिर बन सकता है कि मैकियावेली का जो दर्शन है, दर्शन राज्य की सुरक्षा का दर्शन था, न कि राज्य का दर्शन। तो इस कथन का जो है परीक्षण करना है, इसको स्पष्ट करना है आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैकियावेली। मैकियावेली उस क्षेत्र से थे जिसे वर्तमान में इटली के नाम से जानते हैं, यानी कि वो इटली के निवासी थे। और उस वे जो है उस समय से संबंधित हैं जब मध्य युग जो है, मध्यकालीन युग समाप्त हो रहा था और आधुनिक युग का शुरुआत हो रही थी। तो जो मैकियावेली को जो है पुनर्जागरण का तो मैकियावेली की ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द प्रिंस। तो मैकियावेली एक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री नहीं थे, और उन्होंने अपने व्यवहारिक राजनीति को दिखाने के लिए सिद्धांतों का सहारा लिया। उनके प्रमुख राजनीतिक विचार अगर हम पढ़ते हैं तो वो निम्नलिखित हैं। चलिए अब उनके राजनीतिक विचार पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति। तो जो मैकियावेली हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए थे, मैंने पीछे बताया था आपको। तो जो मैकियावेली थे, अरस्तु के विचारों के विपरीत मैकियावेली ने राज्य को प्राकृतिक संस्था के स्थान पर कृत्रिम संस्था के रूप में देखा, जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए बनाया। और इसी कारण राज्य की मुख्य विशेषता उसका निरंतर विस्तार है। मनुष्य का स्वार्थ और शक्ति की आकांक्षा राज्य को जन्म देती है, और इसीलिए राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य की इन आकांक्षाओं को की निरंतर पूर्ति करते रहना चाहिए। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी और नीच प्रवृत्ति का होता है। अतः राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य का जीवन अत्यंत ही कलहपूर्ण और संघर्षपूर्ण था। किसी का भी जीवन और धन सुरक्षित नहीं था। इस अवस्था से तंग आकर लोगों ने किसी एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जो उसकी स्वार्थता और दुष्टता पर नियंत्रण रख सके। उसने राज्य की उत्पत्ति कारणों में समाज हित की बातों को सबसे महत्वपूर्ण माना। मैकियावेली का विचार था कि स्वार्थ और केवल स्वार्थ ही राज्य की उत्पत्ति का आधार है। अपनी सुविधा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसे राजा कहा गया। राजा ने राज्य की स्थापना की। राज्य की जो स्थापना थी उसकी जो है निरंतर जो उसका था कार्य, वो था प्रतिरक्षा करना, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना लोगों को। तो दूसरा उन्होंने जो अपना दिया था वो है शासक का स्थान। शासक जो शासन कर रहा है उसके बारे में मैकियावेली ने अपने ग्रंथ प्रिंस
यानी कि जो उनकी पुस्तक थी द प्रिंस में विस्तार से बताया कि शासक को किस समय क्या करना चाहिए, किस तरह उसे अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए, किस तरह मनुष्य से व्यवहार करना चाहिए। राजा को अपने पड़ोसी राजाओं को शत्रु समझना चाहिए एवं उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। उसे स्वयं भावनाओं से ऊपर रहना चाहिए लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी लाभ उठाना चाहिए। उसे स्वयं को अच्छा दिखाने का केवल दिखावा मात्र करना चाहिए। राजा को स्वयं को चरित्रवान एवं आदर्श नैतिक नियमों को मानने वाला बना रहना चाहिए। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर छल कपट धोखा इत्यादि एवं कुशल शासक के लिए जरूरी है कि राजा को दिखाने के लिए कि ऐसा कठोर रूप धारण करना चाहिए कि जनता सदैव उसकी आज्ञाओं का पालन करती रहे। शासन पद्धति के विभिन्न प्रकार। मैकियावेली ने अरस्तु के अनुसार शासन का वर्गीकरण किया। उसके अनुसार भी राज्य के तीन रूप हैं, राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र। और उन्होंने जो है जो शासन प्रणाली का जो विस्तार किया तो दो शासन प्रणाली, यानी कि पहली है राजतंत्र, और इटली में राजतंत्र की व्यवस्था थी उस टाइम पे, और दूसरा जो है उन्होंने गणतंत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो गणतंत्र के रूप में वो जो है उन्होंने बताया कि जो आर्थिक समानता होनी चाहिए, जहाँ के व्यक्ति गुणी, स्वतंत्र तथा मजबूत हों, वहीं के लिए गणतंत्र उत्तम शासन है या उत्तम शासन प्रणाली है। अच्छा जी, उन्होंने जो गणतंत्र के पक्ष में तर्क दिए हैं वो हैं, जनता का निर्णय ईश्वर का निर्णय होता है, अर्थात जनता राजा से ज़्यादा समझदार होती है। दूसरा है, अधिकारियों का चुनाव करने तथा विद्वानों को आदर देने में जनता का निर्णय ज़्यादा ठीक होता है। राजनीतिक एवं कानूनी संस्था गणतंत्रों में ज़्यादा सफल होती हैं। संधियों का पालन गणतंत्रों में अपेक्षाकृत ठीक तरीके से होता है। गणतंत्र में सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है, अतः गणतंत्र श्रेष्ठ है। गणतंत्र एक तंत्र की अपेक्षा कम भ्रष्ट होता है। गणतंत्र में स्थायित्व ज़्यादा होता है। गणतंत्र के प्रति लोगों में ज़्यादा आस्था होती है। जो गणतंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं लोगों का तंत्र, यानी कि जहाँ पे सरकार को लोग चुनते हैं। उसके बाद है मैकियावेली के जो गणतंत्र के कुछ दोष भी हैं, तो वो दोष भी हम देख लेते हैं। पहला दोष है कि संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने में ये असमर्थ होता है। एक तो क्योंकि कुछ लोग कुछ बोलते हैं और कुछ लोग कुछ, तो एक ही सभी का एक मत नहीं होता। इसलिए गणतंत्र में ये जब कोई एक संकटकालीन समस्या उत्पन्न हो जाती है देश में कि बाहरी आक्रमण हो गया, तो वहाँ पे ये विफल हो सकता है। दूसरा है, इस व्यवस्था में प्राय सभी अधिकारी जो हैं वो यानी कि अन्याय करते हैं गरीबों पर, क्योंकि जो मेन पावर है वो किसके पास होती है? अधिकारियों के पास। तीसरा है कि सिर्फ सत्तारूढ़ दल को ही विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। गणतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में एक ही जाति के व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि कई जातियों के कारण राज्य में भाषा, धर्म और संस्कृति संबंधी विवाद पैदा होते रहते हैं। तो ये कुछ इसके ऐसे दोष हैं जो गणतंत्र में उन्होंने दोष डाले हैं, बताए हैं। कानून के विचार में जो है मैकियावेली मानवीय एवं दैवीय कानूनों में विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार मानव का एक उद्देश्य है शक्ति प्राप्त करना, अतः वह दैवीय कानूनों में विश्वास नहीं करते। मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन के दोष, यानी कि जो उनके राजनीतिक दर्शन थे उनके दोष है क्या हैं? तो उनके जो कुछ दोष हैं, नंबर 1, वह एक तरफ मानव स्वभाव को स्वार्थी कहते हैं, दूसरी तरफ समस्त जनता की आवाज़ को दैवीय कहते हैं। ये कथन परस्पर विरोधी, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं। मैकियावेली नैतिकता का भी दोहरा पक्ष लेकर चलते हैं। वह राज्य एवं नागरिकों के लिए नैतिकता के अलग अलग मापदंड रखते हैं। वह धर्म तथा नीतिशास्त्र की उपेक्षा करते हैं। मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों में भी दोषपूर्ण है। उसने उग्र शक्तिवाद का समर्थन किया, जिसके कारण व्यवहारिक दृष्टि में अनीति को आश्रय मिलता है। उसने शासक के बहुरूपीयपन का समर्थन किया, इससे समाज में कपट, छल तथा मायावीपन को बढ़ावा मिलता है। वह राज्य विषयक मामलों में मौन है। उसने राज्य के स्वरूप, उद्देश्य, शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों पर कोई प्रकाश नहीं डाला। उसने युद्ध तथा साम्राज्यवाद का समर्थन किया, जिसे कदापि भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो ये जो थे मैकियावेली के राजनीतिक दर्शन थे।
जिनके बारे में हमने पढ़ा। मैकियावेली की आधुनिक राजनीतिक चिंतन की देन, यानी कि जो उन्होंने आधुनिकता में जो राजनीतिक चिंतन है उसमें उन्होंने क्या दिया है, उसका प्रभाव। मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक माना जाता है। वस्तुतः उनके विचार आधुनिक विचारधारा की आधारशिला है, क्योंकि वो उनका जो है एक जो टाइम पीरियड था वो ऐसा था कि मध्य युग का अंत हो रहा था और आधुनिक युग का प्रारंभ। धर्म तथा नीति शास्त्र का राजनीति से संबंध। मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक थे जिसने राजनीति से धर्म एवं नीति शास्त्र का संबंध विच्छेद किया। अतः उन्हें सबसे पहले राजनीति को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया। नैतिकता का दोहरा स्वरूप। मैकियावेली ने नैतिकता का दोहरा स्वरूप प्रस्तुत किया। जिस समय उसने राजनीति में प्रवेश किया उस समय यूरोप के विभिन्न देशों में अशांति फैली हुई थी। धर्म के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। राजनीति में धर्म का बहुत हस्तक्षेप हुआ करता था। सबसे बुरी दशा इटली की थी। वहाँ 5 छोटे छोटे राज्य थे जो परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। इसलिए मैकियावेली ने इटली में एक शक्तिशाली संगठित प्रजातंत्र की स्थापना पर जोर दिया। उसने व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक नैतिकता में भेद माना। जो कार्य व्यक्तिगत रूप से उसे गलत बताया जाता है उसे राज्य की दृष्टि से न्यायपूर्ण कहा। ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा। मैकियावेली ने राज्य तथा समाज की उत्पत्ति को परिस्थितियों के वशीभूत माना। उसने परिस्थितियों के आधार पर ही अपने राजदर्शन के सिद्धांत का निर्माण किया। उसने ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा की। यथार्थवाद। गैटलिन के अनुसार मैकियावेली पहला यथार्थवादी है। उसका ग्रंथ प्रिंस पूर्णतः यथार्थ की भूमिका पर स्थित है, जिसमें वास्तविक घटनाओं का सहारा लिया गया है। मानव स्वभाव की दुष्टता। जो मैकियावेली का मानव स्वभाव की दुष्टता का सिद्धांत भी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद। वह आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्मदाता है। वह फ्रांस एवं स्पेन का उदाहरण देते हुए इटली के एकीकरण को महत्व देते हैं। दर्शन में विरोधाभास। जो मैकियावेली के राजदर्शन हैं उनमें कुछ विरोधाभास है। मैकियावेली ने मनुष्य को स्वार्थी बताया। साथ ही साथ यह भी कहा कि व्यक्ति को स्वार्थ छोड़कर समाज कल्याण के हित में कार्य करना चाहिए। दोनों परस्पर बातें विरोधी हैं। एक तरफ एक निरंकुश शासन तंत्र का समर्थक हैं तो दूसरी तरफ उसे उत्तम लोकतंत्र का पक्षपाती भी हैं। मैकियावेली धर्म तथा नैतिकता से रहित शासन का समर्थन करते हैं। साथ ही साथ कार्यों को अनैतिक भी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके बाद विभिन्न पद्धतियाँ। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया है। हालांकि यह ठीक है कि उसकी पद्धति पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं है। राज्य की सर्वोच्चता। वह राज्य को सर्वोच्च स्थान देते हैं। उसने शासक के लिए मानव जीवन को सुरक्षित तथा धन की रक्षा को विशेष महत्व का विषय बतलाया है। यह श्रेय उसी को है कि उसने अपने स्वतंत्र विचारों के द्वारा सिद्ध किया कि समाज एवं राज्य मानव की बनाई गई संस्थाएं हैं, ना कि ईश्वर की। सिविल कानून। उनके अनुसार जो है राज्य द्वारा नियमों का पालन आवश्यक है। आज भी इन नियमों को बड़ा महत्व दिया जाता है। कानून संबंधी उनकी नीतियाँ काल्पनिक न होकर व्यवहारिक थी, यानी कि एक्सपीरियंस बेस्ड थी। शासन की निरंकुशता तथा युद्ध पर विशेष बल। मैकियावेली का प्रमुख उद्देश्य इटली को एक सबल और सुदृढ़ राष्ट्र बनाना था। अतः उसने शासन की निरंकुशता पर युद्ध पर बल दिया। उसने शासन की निरंकुशता एवं व्यक्तियों के सैनिक साहस पर ही साम्राज्य की सफलता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि सेना के बल के अलावा नैतिक बल भी साम्राज्य की दृढ़ता का कुशल साधन है। राज्य की चर्च से स्वतंत्रता। वह राज्य की चर्च के अधीन नहीं मानते। इसके विपरीत राज्य को चर्च से पूर्णतः स्वतंत्र रखते हैं। राज्य का विस्तार की भावना। मैकियावेली का राज्य विस्तार साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की आधारशिला वास्तव में राज्य विस्तार की भावना है। इसके बाद जो है राज्य शब्द का आधुनिक प्रयोग। मैकियावेली ने सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया आधुनिक अर्थ में। उनके अनुसार राज्य को निश्चित भूमि, जनसंख्या, सरकार एवं प्रभुसत्ता के अर्थ में लिया जाता है। तानाशाही का समर्थन। मैकियावेली ने आधुनिक युग में सर्वप्रथम तानाशाही के विचार का प्रतिपादन किया। भौतिक आवश्यकताओं को महत्व। उसने भौतिक आवश्यकताओं को दैवीय आवश्यकताओं से ज़्यादा महत्व दिया। मैकियावेली के स्थान तथा प्रभाव। मैकियावेली को राजनीतिक चिंतन
के इतिहास में प्रथम आधुनिक विचारक मानते हैं। उसने ऐसे सिद्धांत अपनाए जो मध्य काल में सर्वथा भिन्न थे। प्रोफेसर गैलिट के अनुसार मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक तथा था जिसने एक राष्ट्रीय, एक तंत्रीय तथा निरपेक्ष एवं पृथक राज्य का प्रतिपादन किया। वह यथार्थवादी विचारक भी थे जिसने घोषित किया कि राज्य को अपने लिए, अपनी सुरक्षा तथा लाभ के लिए उपयुक्त रूप से जीवित रहना चाहिए। मैकियावेली का ग्रंथ मध्यकाल एवं आधुनिक काल में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मैकियावेली पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने राजनीति का धर्म तथा नैतिकता में संबंध विच्छेद करके उसे भ्रष्ट कर दिया। इस संबंध में डनिंग ने ठीक लिखा है कि मैकियावेली अनैतिक नहीं, नैतिकता विरोधी था, अधार्मिक नहीं, धर्मनिरपेक्ष था। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे अब वो है जीन बोर्डिन। जीन बोर्डिन जो हैं उनका जो जन्म हुआ था वो 1530 और मृत्यु जो है उनकी 1596 में हुई थी। अमंग द फर्स्ट ऑफ प्रोवाइड अ थियोरेटिकल बेसिस फॉर एब्सोल्यूटिस्ट स्टेट, सो ऑफ हॉरेंस ऑफ द फ्रेंच सिविल वार। ये फ्रेंच के थे, फ्रांस के थे। इनके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। जो उनका परिचय है वो है 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जीन बोर्डिन का जन्म 1530 में हुआ था। राजनीति में उनका मुख्य योगदान प्रभुसत्ता की संकल्पना और आधुनिक पूर्णसत्तावाद का सिद्धांत है। 16वीं शताब्दी में फ्रांस गृह कलह और धर्म युद्धों का अखाड़ा बन गया था। बोर्डिन के समय में पॉलिटिकोज नामक धार्मिक आंदोलन चल रहा था जिसमें धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया गया था। बोर्डिन के राजनीतिक विचारों में तथा बोर्डिन के जीवन में इस आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसी कारण बोर्डिन का धार्मिक सहिष्णुता के साथ इंद्रजाल, प्रेत विद्या आदि में विश्वास था। इसी बात को सेबाइन ने अपने शब्दों में कहा कि बोर्डिन अंधविश्वास, बुद्धिवाद, रहस्यवाद, उपयोगितावाद और पुराणवाद का अनुपम मिश्रण था। तो ये तो एक छोटा सा इनका परिचय है। और जो ये हेडिंगें हैं इनको तो आप नोट करते चले करो, अपना कॉपी पेन लेके बैठे रहो, ताकि ये हेडिंगों को आप बना के भी लिख सकते हो। जीन बोर्डिन के राज्य संबंधी विचार क्या थे और उनके जो राज्य की विशेषता क्या थी, तो ये हम पढ़ लेते हैं। बोर्डिन ने राज्य को धार्मिकता से पृथक किया, यानी कि धर्म से अलग किया, क्योंकि उनका मानना था कि राज्य जो है, राज्य की शक्ति निरपेक्ष है, यानी कि राज्य की जो शक्ति है वो धर्म से तो अलग ही है, जो उनके समस्त नागरिकों को नैतिक रूप से मान्य है। बोर्डिन के अनुसार राज्य का समुचित कार्य जो है सामाजिक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी कि उसमें वृद्धि करना है, न कि धर्म के कार्यों में। बोर्डिन का मुख्य उद्देश्य राज्य को प्राधिकार की महत्ता सिद्ध करना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और अधिकारों की रक्षा करना है। इसी कारण बोर्डिन ने राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया कि राज्य परिवारों तथा उनकी सामान्य संपत्ति का एक समुदाय है जिसके ऊपर सर्वोच्च शक्ति तथा विवेक का शासन है। एक बार फिर देख लेते हैं परिभाषा। राज्य परिवारों तथा उनकी सामान्य संपत्ति का एक समुदाय है। राज्य जो है परिवारों और उनकी जो संपत्ति है उनका एक समुदाय है, ग्रुप है, और उसके ऊपर जो सर्वोच्च शक्ति तथा विवेक जो है वो किसका है, शासन का है। बोर्डिन का जो राज्य था उसकी विशेषता क्या थी? बोर्डिन के अनुसार राज्य शक्ति की उपज है, यानी कि शक्ति से ही राज्य बने। राज्य पर विवेक का शासन होना चाहिए। परिवार राज्य की आधारशिला है, यानी कि बिना परिवार के राज्य नहीं बन सकता है। राज्य पर सर्वोच्च शक्ति का शासन होना चाहिए, यानी कि जो सबसे शक्तिशाली है उसका शासन होना चाहिए। इस प्रकार प्रभुसत्ता को राज्य का विशेष गुण मानते हैं, जो संप्रभुता राज्य में निहित हो सकती है। राज्य में स्थायी व अविभाज्य शक्ति का निवास होना चाहिए, यानी कि ऐसी शक्ति जिसको हम कभी तोड़ न सकें, जिसमें अराजकता की स्थिति उत्पन्न न हो। संप्रभुता ही राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करती है। इसके न रहने पर राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है जीन बोर्डिन के जो सरकार से संबंधित विचार थे वो देख लेते हैं। बोर्डिन ने राज्य को सरकार से पृथक माना, अलग माना। उनके अनुसार एक तरफ राज्य संप्रभुता में निहित होती है, दूसरी तरफ सरकार संप्रभुता के प्रयोग के आधार पर निर्भर करती है। इसी आधार पर शासन व्यवस्था के निम्न प्रकार हैं।
यदि राज्य में संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित होती है तो वहाँ राजतंत्रीय शासन व्यवस्था होती है। यदि राज्य में संप्रभुता कुछ व्यक्तियों में निहित होती है तो वहाँ कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था है। यदि राज्य की जो संप्रभुता है समस्त जनसाधारण में होती है तो वहाँ पर लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। बोर्डिन की इन तीनों रूपों में राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जिन बोर्डिन की संप्रभुता संबंधी विचार। संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बोर्डिन सर्वप्रथम राजनीतिक दार्शनिक था। बोर्डिन के राजनीतिक विचारों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। बोर्डिन के अनुसार संप्रभुता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष तथा स्थायी शक्ति है। वह नागरिकों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है, उसके ऊपर कानून की कोई सीमा नहीं। बोर्डिन ने माना कि राज्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले समस्त नागरिकों तथा जनता पर निरपेक्ष तथा अंतिम शक्ति रखता है। बोर्डिन की संप्रभुता की विशेषताएं। संप्रभुता स्थायी, अविभाज्य तथा अद्वितीय होती है। यानी कि संप्रभुता को ना तो एक तो वो स्थायी होती है, उसको आप तोड़ भी नहीं सकते हैं और दूसरों को दे भी नहीं सकते हैं। संप्रभुता समाज की इच्छा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति करती है। जो समाज है उसकी जो इच्छा है उसकी जो सर्वोच्च अभिव्यक्ति जो कर सकती है वो है संप्रभुता। संप्रभुता पर कानून की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जो राज्य में स्वतः पाई जाती है। संप्रभुता विधायन क्रियाओं पर पूर्ण अधिकार रखती है। जो विधायिका है उस पर जो पूरा अधिकार होता है वो संप्रभुता का होता है। संप्रभुता विवेक पर आधारित होती है, न कि निरंकुश सत्ता पर, और उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। संप्रभुता पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, किंतु वह ईश्वरीय या प्राकृतिक कानून के अधीनता को स्वीकार करते हैं। बोर्डिन ने संवैधानिक कानून की प्रधानता को स्वीकार किया। बोर्डिन ने निजी संपत्ति को पवित्र माना, इसलिए निजी संपत्ति को अपहरणीयता पर संप्रभुता की शक्ति सीमित है। यानी कि अपहरणता यानी कि अगर हम किसी को छीन सकते हैं। तो इस तरह से ये दो जो है यहीं तक इसमें था। ये दोनों के विचार हम पढ़ चुके हैं। ये जो है आधुनिक युग के विचारक थे जिनके बारे में हमने पढ़ा। आज की वीडियो में यहीं तक। और जिन बच्चों को ये इंग्लिश में चाहिए तो मैं उनके लिए भी तैयार कर रहा हूँ आज, तो उसकी भी मिल जाएगी जल्दी। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।